ठीक है, लेट नहीं किया आपने, आप लोग टाइम सही टाइम पे आए हो, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं अभी हम लोगों ने। कल की बातें समझ में आई थी? माउथ पार्ट्स बताओ कौन कौन से होते हैं। एक मिनट, एक मिनट, मैं किससे पूछ रहा हूँ ये तो देखो। हाँ प्लीज मिस्टर गौरव। बोलो भाई, कहानी सुना रहे हो क्या? लेबियम और ये फटाफट बताओ। प्रिपरेशन लीड्स टू कॉन्फिडेंस, विदाउट सच प्रिपरेशन देयर इज श्योर टू बी फेलियर। यू नो ना। तुम कहाँ है? बोलिएगा भाई। हाँ? ये भंडारे में आया क्या? बैठा है चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है। हाँ और सबकी नंबरिंग बताओ, किस कौन कितना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, एक सवाल कि हम कॉकरोच की टाइप स्टडी क्यों करते हैं? वाई, आखिर क्यों? कॉकरोच की किया हमने, अर्थवर्म की करते हैं, फ्रॉग की करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने कॉकरोच को स्टडी मटेरियल क्यों चुना, इसके पीछे की रीजन क्या है? देखो बेटा, साइंस में शायद नहीं होता है। तो तुम कहना चाहती हो कॉकरोच हमारा लिविंग फॉसिल है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं बहुत कम है। अदरवाइज मैं पूछ रहा हूँ हमने क्यों स्टडी करने के लिए इसको चुना? बताइए अंकुश, अंकित एंड अच्छा कॉकरोच की हम स्टडी क्यों करते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ रमा। नेहा आप बताओ। हम स्टडी, भाई पता होना चाहिए ना। एनसीईआरटी की पहली लाइन तो यही लिखी हुई है ना। जब आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खोलते हो उसमें लिखा हुआ है कि हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कब पढ़ते हैं। मतलब कोयल जो है गाना गाती है तो क्यों गाती है, कोयल कब गाती है और कोयल कैसे गाती है। यही 3 सवाल तो है ना एनसीईआरटी के पहले पेज पे। साइंस का जो थीम होता है इन्हीं 3 वर्ड्स के ऊपर है, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। फिर जवाब मिला कोयल कब गाती है, कोयल तब गाती है जब उसको ब्रीडिंग करना होता है, पॉपुलेशन करना होता है। कोयल कैसे गाती है तो उसके मैकेनिज्म के ऊपर सवाल होते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या, उसका सायरिंग्स होता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, तब आवाज निकलती है, उसकी गाना गाती है। ठीक है, क्यों गाती है, क्यों गाती है उसका जवाब भी वही है आपका, ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे वो गाती है या गाता है जो भी है। जैसे मोर नाचती है कि मोर नाचता है, मोर नाचता है, मेल फीमेल को अट्रैक्ट करता है, मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करता है। जैसे लड़के स्टंट बाजी करते हैं ना, एक बाइक पे चलते हैं और वो अपना एक टायर उठा लेते हैं। तो पूरी बायोलॉजिकल वर्ड में बेटा नेचुरल सिस्टम है, ऐसे मत बैठो प्लीज। नेचुरल सिस्टम है, ये नेचर है कि हमेशा मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ही फीमेल को रिझाता है।
अब डिस्कवरी में भी आपने देखा होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कभी भी फीमेल अलाउ नहीं करती है, कभी भी फीमेल पहल नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए। ये नेचर है। आप जब ज़ूलॉजी पढ़ेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, ये बातें सच हैं। और पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आप चले जाइए, देख डालिए कि मेल हमेशा फीमेल से ज़्यादा सुंदर होता है। ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। आप मुर्गे को देख लीजिए, आप मोर को देख लीजिए, आप शेर को देख लीजिए, आप जो है चीता को देख लीजिए। जितने भी मेल आपको दिखेंगे, मेल आर मोर ब्यूटीफुल देन फीमेल। ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसा होता है, एक्सेप्शनल। ठीक है, हम कॉकरोच की स्टडी क्यों करते हैं, हमारा सवाल ये है। अभी तक जवाब नहीं मिला। ये बड़ा बढ़िया जवाब दिया, नीट में आता है इसलिए हम पढ़ते हैं, है ना? अंकित आप बताइए जरा सा, कोई है बताने वाला, कोई है? बेटा पढ़ने का सबसे मेन वजह है सीलोम। यहाँ पर सीलोम हमें मिला, कौन सा सीलोम मिला? प्रोसीलोम मिला। किस टाइप से इसका सीलोम का डेवलपमेंट हुआ? आपने पढ़ा होगा, साइजोसीलस टाइप से इसका डेवलपमेंट हुआ। हमारे आपके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसा था बेटा? एंटेरोसीलस था। आपने थोड़ा सा तो पढ़ा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर सीलोम की वजह से ही हम कॉकरोच की स्टडी करते हैं। हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? अर्थवर्म की स्टडी करते हैं। हम फ्रॉग की स्टडी करते हैं। फ्रॉग की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा फ्रॉग किसमें आ जाता है बेटा? वर्टिब्रेटा में आ जाता है, कॉर्डेट में आ जाता है। लेकिन हमारा अर्थवर्म है और हमारा जो कॉकरोच है, ये किसमें आता है? इनवर्टिब्रेट में आता है। तो इनवर्टिब्रेट को वर्टिब्रेट से कनेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और चूंकि यहाँ पर क्या मौजूद है बेटा? सीलोम मौजूद है। और सीलोम हम जानते हैं क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है। फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है। और जितने भी हमारे बॉडी के विसरल ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे के सारे विसरल ऑर्गन्स हमारे इसी सीलोम में मौजूद होते हैं। यू नो व्हाट इज द विसरल ऑर्गन्स? लाइक आवर लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा स्टमक, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, पूरा जो है, हमारा इंटेस्टाइन हो गया, छोटी वाली हो गई, बड़ी वाली हो गई, हमारा अपेंडिक्स हो गया, हमारा लिवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, ये सब सीलोम में ही तो होते हैं। अब इसी सीलोम को थोड़ा सा और डिफाइन अगर हम करेंगे तो हम बताएंगे कि सीलोम फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है, जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली किससे लाइंड होती है बेटा? मेसोडर्म से लाइंड होती है। और इस मेसोडर्म को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। इसको थोड़ा सा अगर हम बनाने की कोशिश करें तो आप ऐसे देखोगे डायग्राम में, ये हमारा क्या है बेटा? ये बॉडी वॉल है। अंदर की तरफ आपको गट दिखाई पड़ती है और फिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है सीलोम। ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा? ये सीलोम दिखाई पड़ रहा है। और ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली बाउंड्री और अंदर वाली बाउंड्री, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये मेसोडर्म की लाइनिंग है, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिटोनियम है। ठीक है, ये क्या है? मेसोडर्म की लाइनिंग। ये मेसोडर्म की लाइनिंग। और बाहर की तरफ जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है हमारा? ये हमारा है एक्टोडर्म। और अंदर की तरफ ये जो दिख रहा है, ये क्या है? एंडोडर्म। और ये जो पूरी की पूरी जो वॉल है या स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गट कहते हैं। ठीक है, और अंदर की तरफ ये जो फ्लूइड दिखाई पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं सीलोम। क्या कहते हैं इसको हम? सीलोम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि हम जानते हैं कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है बेटा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब वहां पर उसका जो ब्लड होगा उस सीलोम के साथ मिक्स होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोसील कहेंगे या हीमोलिम्फ कहेंगे। हम जानते हैं इसको, ठीक? तो ये सीलोम का इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो चलो हम आगे चलते हैं, इसको बना लीजिए आप। हम चलते हैं किसके बारे में बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कॉकरोच हमारा कैसा बेटा? ऑमनीवोर्स है। मतलब ये सभी चीजें खाता है, कुछ भी खा जाएगा। अगर आप अपने जूते रखे हो तो जूते भी खा जाएगा, और जो आपका फूड है वो भी खा जाएगा। और इस तरीके से कंटामिनेशन करेगा हमारे फूड को। हमारे फूड को क्या करेगा? संक्रमित भी कर सकता है ना? इसीलिए तो कॉकरोच हीट और काला हीट वगैरह हम यूज करते हैं उसको मारने के लिए।
ठीक है, ऑमनिवोर्स है पहली चीज। और दूसरा इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हम जानते हैं इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसमें डिवाइड होता है, जरा ध्यान दीजिए, बताइए इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसमें डिवाइड होगा, 3 रीजन में डिवाइड होगा। ठीक है, कौन कौन सा रीजन है बेटा, एक है आपका फोरगट, दूसरा कौन सा है मिडगट, और तीसरा कौन सा है बेटा हाइंडगट। एनसीईआरटी ओपन करिए अपनी, फोरगट है, मिडगट है और हाइंडगट है, ये 3 चीजें होती हैं। फोरगट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं मैं बताऊं आपको। फोरगट में आपका माउथ, फिर उसके बाद ओरल कैविटी, इस ओरल कैविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बक्कल कैविटी भी कहते हैं। बक्कल कैविटी छोटा सा, इसमें क्या होता है बेटा फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद आपको क्या दिखाई पड़ता है, ट्यूबुलर पार्ट दैट इज नोन एज द ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस के बाद क्या दिखता है आपको, ट्रॉप, और क्या दिखेगा, गिजार्ड दिखेगा। एग्जैक्टली, हमें यहाँ पर दिखेगा गिजार्ड। ठीक है, मिडगट का पार्ट है, मिडगट का दूसरा नाम क्या होता है, मिजेंट्रॉन। मिजेंट्रॉन, मिजेंट्रॉन से जो सवाल आता है वो ये होता है कि मिजेंट्रॉन की जो इनर लाइनिंग होती है वो किसकी बनी हुई होती है बेटा, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। जो नीट का बड़ा ही पेटेंट क्वेश्चन है, किसकी बनी होती है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से बनी होती है। इसका काम क्या होता है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो होती है वो जो मिडगट है, मिडगट को एब्रेशन से बचाती है, मतलब उसको छिलने से बचाती है, चोट से बचाती है। मतलब जो लिजर्ड है हमारा, लिजर्ड के जस्ट बाद क्या आता है बेटा, आपका मेजेंट्रॉन आएगा। और लिजर्ड के अंदर हम जानते हैं, आपने पढ़ा है, मैं फिर से बताऊं कि डेंटिकुलेट टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रिंडिंग होती है। जैसे हमारे घर में मिक्सचर हम यूज करते हैं, मिक्सर में खाने को क्या करते हैं बेटा, पीसते हैं, तो वैसे ये गिजर्ड क्या करता है, खाने को क्रश करता है। तो क्रश करने के दौरान जो भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिससे कि क्या हो सकता है, एब्रेजन आ सकता है, छिल सकता है, उसका इनर लाइनिंग छिल सकती है, तो उससे क्या करता है बेटा, ये बचाता है। कौन, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन हमारा बचाता है। उसके बाद का जो एरिया बचता है वो कौन सा होता है बेटा, आपका हाइंड गट होता है। और हम जानते हैं कि हमारे अंदर का जो हाइंड गट है, स्पेशली जो रेक्टम पार्ट है, रेक्टम पार्ट किससे कंसर्न होता है हमारी बॉडी में, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर से कंसर्न होता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा हाइंड गट है कॉकरोच का, वो भी वाटर के एब्जॉर्प्शन से कंसर्न होता है। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आप देख लिए, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के बारे में आपने देख लिया। इसके बारे में और लिखिएगा पॉइंट, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द प्री ओरल कैविटी। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, प्री ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक, प्री ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, चलो मैं डायग्राम आपके एनसीईआरटी वाला ही ले लेता हूँ, सबसे बेहतर रहेगा वो। देखिए, हेपेटिक सीकी कहाँ होती है बेटा, बताइए कहाँ पे होती है, जंक्शन बोलो, जंक्शन। देखिए इधर, ये देखिए, ये वाला डायग्राम हम ले रहे हैं। इसने यहाँ दिख रहा है आपको ये डायग्राम, यस सर। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर ये वाला जो रीजन है बेटा, ये वाला, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये माउथ है। माउथ के बाद आपका शुरू है क्या, ये फेरिंग्स, यहीं पर छोटा सा आपको क्या दिखाई पड़ेगा बेटा,
ओरल कैविटी भी आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर मौजूद है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद ये लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर क्या दिखेगा आपको, ओएसोफेगस दिखेगा। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई वे में बना सकते हैं। ये आपका क्या है, माउथ है। ठीक है, माउथ के बाद आपका ओरल कैविटी शुरू होता है। ओरल कैविटी के बाद आपका क्या शुरू होता है बेटा, ये फेरिंक्स शुरू होता है। फेरिंक्स के बाद आपको क्या दिखाई पड़ेगा, फेरिंक्स के बाद आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के बाद आपको क्या दिखेगा, क्रॉप दिखेगा। ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, क्रॉप। क्रॉप के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर ये गिजर्ड दिखेगा। गिजर्ड के बाद आपको क्या दिखेगा, ये मिडगट या मिजेंट्रॉन। मिजेंट्रॉन के बाद आपको क्या दिखेगा बेटा, यहाँ पे हाइंडगट। और हाइंडगट आखिर में जाकर के ओपन हो जाएगा किसमें, एनस में। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, ये गिजर्ड है और ये मिडगट है, यानी कि गिजर्ड और मिडगट के जंक्शन पर 6 to 7 नंबर में क्या दिखाई पड़ता है, हिपैटिक सी। ये गिजर्ड है और ये क्या है बेटा, मिडगट है। तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा हिपैटिक सी। क्या दिखाई पड़ रहा है, हिपैटिक सी। उसके बाद आपको ये दिख रहा है मिजेंट्रॉन और ये हाइंडगट, इनके बीच में, यानी यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। तो आप हमें बताइएगा ये जो हिपैटिक सीकी है इसका मेन फंक्शन क्या होगा बेटा, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, इसका मेन फंक्शन होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करना। ठीक है, और इसकी ओरल कैविटी में यहाँ पर ये जो आपने देखा था, ये देखा था माउथ, ये देखा था आपने ओरल कैविटी। ठीक है, फिर आपने क्या देखा था बेटा, फेरिंग्स। फिर आपने ये देखा था ओएसोफेगस। फिर आपने देखा था क्रॉप। फिर आपने ये देखा था गिजर्ड। ये आपने देखा था हिपैटिक सीकी। और ये आपने देखा था क्या, ये आपका है मिडगट। और ये आपका क्या है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये आपका क्या है बेटा, हाइंडगट है। और ये वाला जो रीजन दिख रहा है मेनली, ये है आपका रेक्टम। ठीक है, ये इतना सा सिंप्लीफाई वे में आपको डायग्राम आपको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये जो क्रॉप है, क्रॉप एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पियर शेप का स्ट्रक्चर है। और इससे लगा हुआ ये आपका अटैच क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड में दो चीजें होती हैं, एक आपका सैलिवरी रिजर्वायर होता है और दूसरा क्या होता है, ग्लैंडुलर पोर्शन होता है। तो जो ग्लैंडुलर पोर्शन होता है उसमें क्या होता है बेटा, जो सैलिवरी एमाइलेज होता है वो बनता है और जो रिजर्वायर होता है उसके अंदर जाकर के स्टोर होता है। जब भी कॉकरोच खाना खाएगा तो उस वक्त सैलिवरी जो रिजर्वायर है वहां से डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक सैलिवरी एमाइलेज निकलेगा और उसके ओरल कैविटी में पहुंचेगा। किसके थ्रू पहुंचेगा बेटा, हाइपोफेरिंक्स के थ्रू पहुंचेगा। और जो डक्ट उसको ले जाने का काम करेगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा, इफरेंट डक्ट कहेंगे, क्योंकि ये सैलिवरी रिजर्वायर से निकल रहा है। जैसे देखिए, ये देखिए, ये इफरेंट डक्ट हम मान लेते हैं जो कि हाइपोफेरिंक्स में जाकर के ओपन हो रही है। और दूसरा ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका, सैलिवरी ग्लैंडुलर पोर्शन है। और उसके बाद ये जो हमने बनाया है, ये क्या है, ग्लैंडुलर पार्ट नहीं है बल्कि ये क्या है बेटा, ये रिजर्वायर है। ये वाला क्या है, ये रिजर्वायर है। तो अगर हम कंप्लीट सैलिवरी अपरेटस की बात करेंगे तो सैलिवरी अपरेटस में दो चीजें हमें देखनी है। एक ये है आपका ग्लैंडुलर पोर्शन। कौन सा पोर्शन है बेटा, ये ग्लैंडुलर पोर्शन है जहां पर सैलिवरी एमाइलेज का क्या होता है बेटा, सिंथेसिस होता है, एंजाइम की सिंथेसिस होती है। और दूसरी तरफ ये जो है, ये रिजर्वायर, ये क्या है, ये रिजर्वायर है। इस रिजर्वायर के अंदर क्या स्टोर होता है, मतलब यहाँ पर जो भी चीजें बनेगी वो आकर के यहाँ पर स्टोर होंगी। डायरेक्टली सिक्रीशन इनका यहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर, ओरल कैविटी के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये रिजर्वायर है। तो यहाँ पर आपका जो सैलिवरी एमाइलेज है, वो सैलिवरी एमाइलेज यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होगा। और ये जो डक्ट आपको दिख रही है, इस डक्ट को हम बोलते हैं इफरेंट डक्ट। इफरेंट डक्ट क्यों हम कह रहे हैं इसको इफरेंट, मैंने बताया था दो चीजें होती हैं, जो लाने वाला होता है, जो लाने वाला होता है वो कौन होता है बेटा, एफरेंट होता है। और जो ले जाने वाला होता है वो कौन सा होता है, वो इफरेंट होता है। तो ये इफरेंट डक्ट है, कहाँ को जा रही है बेटा, ये हाइपोफेरिंक्स को जा रही है। हाइपोफेरिंक्स को, फेरिंक्स का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब नीचे, फेरिंक्स का मतलब क्या होता है,
फेरिंग्स के नीचे वो एरिया कौन सा होता है बेटा? ओरल कैविटी होती है। ठीक है, तो ये बना लीजिए पहले आप, उसके बारे में मैं एक चीज करके आपको पॉइंट आउट करता हूँ। क्या हुआ? मोहिनी, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम में जो ऑर्थोपोडा का सेक्शन है, ऑर्थोपोडा के सेक्शन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में मेंशन किया गया है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में मेंशन किया गया है, इसके अलावा किसी के बारे में मेंशन नहीं किया गया। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका है बेटा? वो आपके इंसेक्टा का है, कॉकरोच नहीं, किसका है? इंसेक्टा का, हेक्सापोडा का है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे आपके क्रस्टेशियंस होते हैं, ठीक है, दूसरे भी मेंबर्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स उसमें पाए जाते हैं। स्पेशली जो आपका ग्रीन ग्लैंड होता है वो प्रॉन का होता है। किसका होता है? ग्रीन ग्लैंड प्रॉन का होता है। ठीक, आपने बुक लंग्स और बुक गिल्स के बारे में भी सुना होगा, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, बुक लंग्स कहाँ पर होगा, इनसाइड द बॉडी होगा या आउटसाइड द बॉडी होगा, है ना? होता है कंफ्यूजन किसी को? होता है। हमेशा इतनी बात ध्यान रखना, लंग्स कहाँ होगा? अंदर होगा। तो बुक लंग्स किस में पाया जाएगा? जो टेरेस्ट्रियल वो होंगे, एरेक्निड्स होंगे। एरेक्निड्स मतलब कौन कौन से? आपके स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, ये सब एरेक्निडा के मेंबर हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी बुक लंग्स। ठीक है, जो क्रस्टेशियंस होंगे, लाइक जो कहाँ पर पाए जाएंगे? वाटर में पाए जाएंगे, सी वाटर में स्पेशली आपके प्रॉन्स वगैरह हैं, क्रैब वगैरह हैं, उसमें क्या पाया जाएगा बेटा? बुक गिल्स पाया जाएगा। ठीक है, बुक गिल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बुक की तरह उनकी जो है फोल्डेड स्ट्रक्चर में उनका अपीयरेंस होता है। जैसे ये बुक हमने खोल दिया है ना, इस तरीके से बुक हमने खोला है, तो इस तरीके से उनका अपीयरेंस दिखाएगा लेयर वाइज, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? बुक कहते हैं। लिखिए इसको। ये क्रॉप क्या होता है बेटा? क्रॉप टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फूड। क्रॉप क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फूड। एक सवाल बड़ा पेटेंट है नीट का, जिसको यहाँ से रिलेट कर रहे हैं हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं अपनी एलिमेंट्री कैनाल की, तो हमसे पूछा जाता है कि सबसे थिकेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा होता है? मैं 4 ऑप्शन दूंगा, अभी मत भूलिएगा। सबसे थिकेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा होता है? 4 ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ। रेक्टम, esophagus, large intestine and sigmoid colon। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे थिकेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सिग्मोइड कोलन। गलत। हाँ अंकित, क्या कह रहे हो? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज है तो इसलिए ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग, है ना? किसी ने कहा रेक्टम, वहां पर क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जाकर के स्टोर होता है, इसलिए ज्यादा तगड़ा होगा, मतलब ठीक होगा। क्यों? नेहा ने भी कहा इसोफेगस। स्नेहा तुम क्या कह रही बेटा? कौन सा होता है? सही जवाब, इसोफेगस। क्यों? तो क्या मार रहे हो? हाँ तो जवाब दो इसका, बताओ रमा। नहीं पता तुम्हें? बताओ नहीं। पहले की इंटरव्यू मैंने देखा था, एक डॉक्टर था विदाउट डिग्री वाला,
कहता कुछ भी हो जाए मरीज को तो हम ही बचाते हैं, 4 दवा हमारे पास रहनी चाहिए, उसके बाद हम मरीज को बचा लेंगे, कुछ भी हो जाए उसको। बेटा तुझसे मत मारो। खाना ले जाता है तो मतलब जो ले जाएगा वो स्ट्रॉन्ग है। कुछ हिस्टोलॉजिकल टर्म्स में बात करिए ना, आप हमारे फ्यूचर के डॉक्टर। इसमें एक लेयर जो है होती है जो कहीं पर नहीं पाई जाती, वो होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाई जाती है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करने चल रहा हूँ बेटा, इसकी गिजर्ट की बात करने चल रहा हूँ। गिजर्ट की बात कर रहा हूँ। गिजर्ट को हम बोलते हैं बेटा प्रोवेंट्रिकुलस। गिजर्ट को मैं क्या कहता हूँ? प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, ये क्या कर रहा है बेटा? ये ग्रिंडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रिंडिंग कर रहा है। और ग्रिंडिंग किस टाइप का डाइजेशन होता है? मैकेनिकल डाइजेशन। क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन। इसका मतलब गिजर्ट क्या है बेटा? मैकेनिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गिजर्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? मैकेनिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके इनर लाइनिंग में, इनर में क्या होता है बेटा? 6 डेंटिकुलर टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? 6 डेंटिकुलर टीथ पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 डेंटिकुलर टीथ पाए जाएंगे इसमें, और इसी डेंटिकुलर टीथ की मदद से ही मैकेनिकल डाइजेशन संभव हो पाएगा। ठीक, इसके डायग्राम वगैरह पे हमें बहुत नहीं जाना है, बट आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये ये 6 डेंटिकुलर टीथ आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसी से क्या हो रहा है बेटा? इसी से इसका ग्राइंडिंग पार्ट चलता है। ठीक है, इसी से इसको पीसा जाता है। जैसे आपके मिक्सचर में क्या होता है बेटा? वो दांत जैसे स्ट्रक्चर लगा होता है ना, उसको क्या करना होता है? मसाला डाल दिया आपने, उसको ग्राइंड कर दिया, तो वो डाइजेशन थोड़ी हो रहा है। वो क्या हो रहा है? बस लार्ज पार्टिकल्स को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं, ताकि इसके ऊपर हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अच्छे से हो सके। हर चीज के पीछे कंसेप्ट होता है। जैसे आपने अपने बारे में पढ़ा है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट होता है। क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या होता है? जैसे फैट का बड़ा एक मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर बाइल्यूस आकर के काम करता है, बाइल्यूस आकर के काम करता है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको क्या करेगा बेटा? ब्रेक करेगा। अब जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी इनके ऊपर बढ़ जाएगी, और एक्टिव साइट्स भी इसके पास मिल जाएंगे जो एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो छोटे पार्टिकल्स के ऊपर हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत अच्छे से काम करेगा। रूल थोड़ी बदल जाता है। एक चीज यहाँ पर भी हो रहा है। ये गिजर्ट क्या कर रहा है बेटा? बड़े बड़े पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहा है। उसके बाद वो किस में एंटर करेगा? मिडगट में एंटर करेगा। तो मिडगट में आप जानते हैं गिजर्ट और मिडगट के जंक्शन पर क्या मौजूद है? हेपेटिक सिकी मौजूद है। और वो हेपेटिक सिकी क्या करेगा? हर टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? वहां पर डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। अब जब डाइजेशन होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है ना? अब जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, आप समझिए इसको कि आप खाना खाए, आप खाना खाते हो, ये आपका इसोफेगस है, और ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है, और स्टमक ये आगे जाकर के ड्यूडेनम में ओपन हुआ, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये साइड में क्या लगा हुआ है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन लगा हुआ है ना? और यहीं पर क्या लगा हुआ है? ये अपेंडिक्स है, और ये साइड में क्या लगा होगा? रेक्टम लगा होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है बेटा? यहाँ पर मौजूद है हमारा पैंक्रियाज। ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या मौजूद है? हमारा पैंक्रियाज। जब हम खाना खाते हैं, ओरल कैविटी में हमारा खाना जब आता है, तो यहाँ पर 6.8 pH पर हमारा सैलिवरी एमाइलेज काम करता है। ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज 6.8 pH पर काम किया। उसके बाद ये खाना नीचे की तरफ इसोफेगस के थ्रू आया और स्टमक में मिल गया। और स्टमक किस मीडियम में होता है बेटा? एसिडिक मीडियम में होता है। तो जब हमारा बोलस, हमारा खाना कहाँ पर पहुंचा? स्टमक में पहुंचा, और इस एसिडिक इन्वायरमेंट में जैसे ही आया, वैसे ही ये
इसके साथ मिल गया बेटा, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो गया। जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो गया तो होगा क्या, ये बोलस जो हम खाने की लुगदी मुंह में बना रहे थे, जिसको हम बोलस कहते हैं, जब स्टमक के अंदर पहुंचा तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, काइम में कन्वर्ट हो गया। और काइम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए कभी कभी जब आपको वॉमिटिंग आती है तो आपके गले में जलन महसूस होने लगती है। जलन इसलिए महसूस होती है क्योंकि स्टमक का कंटेंट आपके ओसोफेगस के थ्रू आपके ओरल कैविटी में आता है और आपको वॉमिट होती है। तो वो मीडियम कैसा था, जो काइम रिवर डायरेक्शन में आ रहा है, हाँ, वो कैसा एसिडिक है, तो एसिड क्या करेगा, जलन तो ही पैदा करेगा ना। समझ में आई बात। और तो और जब वोमिटिंग होती है तो हमें यहाँ दर्द महसूस होता है। क्यों दर्द महसूस होता है पता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि यहाँ के खाने को बैकफ्लो होने से बचाता है, खाने को बैकफ्लो होने से बचाता है। जब हम वोमिट करते हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ओपन होता है और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी रिवर्स होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से जब ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव होता है, ओपन होता है, तो हमें यहाँ पर पेन होती है, मतलब यहाँ पर हमें पेन महसूस होती है, यार बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उसके बाद ये पूरा का पूरा माउथ कैसा हो जाता है, खट्टा खट्टा सा हो जाता है ना। तो मैं बता ये रहा हूँ कि जब ये काइम यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद इसको आगे की तरफ जाना होगा फर्दर डाइजेशन के लिए। फर्दर डाइजेशन के लिए जब ये जाएगा तो यहाँ पर एक और स्फिंक्टर होगा जो कि यहाँ के खाने को वापस यहाँ पर आने से रोकेगा। उस स्फिंक्टर का नाम क्या है बेटा, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ठीक है, देखिए कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ, यहाँ की चीजों को यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रोवेंट्रिकुलस खाने को क्या कर रहा है बेटा, चर्न चर्न कर रहा है। वैसे हम कहाँ से शुरू करते हैं, माउथ से शुरू कर देते हैं और कहाँ पर खत्म होता है बेटा, खाने की चर्निंग हमारे स्टमक में। क्योंकि स्टमक में क्या होता है, जो बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे खाने के, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, उनका क्या होता है बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्जन होता है। दैट विल बी द मैकेनिकल डाइजेशन एज वेल एज केमिकल डाइजेशन, बोथ हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, ये टाइम जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, अब हम जानते हैं कि ये जो पहला पोर्शन है, ये पहला पोर्शन कौन सा है बेटा, ये ड्यूडेनम का है। ड्यूडेनम का स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। और हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम्स हमारे काम करते हैं वो किस मीडियम में काम करते हैं, एल्कली मीडियम में काम करते हैं, बेसिक मीडियम में काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इस काइम को जिसका पीएच कैसा है, एसिडिक पीएच है, इसको पहले क्या करना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर लीवर मौजूद है। इस लीवर के पास क्या मौजूद है बेटा, गॉल ब्लैडर मौजूद है। ठीक है, इस गॉल ब्लैडर से क्या निकलेगा बेटा, बाइल जूस निकलेगा। हालांकि सिंथेसिस कौन करता है, लीवर करता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और यहाँ से बाइल जूस निकलेगा, ठीक है, सिस्टिक डक्ट के थ्रू, और आ करके इस पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिक्स करेगा। पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिक्स होने के बाद ये आएगा कहाँ पर, ड्यूडेनम में आएगा, और ये काइम के साथ मिक्स होगा। और वो काइम कैसा हो जाएगा, अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो नॉर्मल एल्कली मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही एल्कली मीडियम में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही हमारा जो पैंक्रियाटिक जूस है, जिसके अंदर वो तमाम एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फूड में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सबको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो। प्रोटीन है तो प्रोटीएजेस आएगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट हो तो क्या आ जाएगा बेटा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज आएगा। हाँ, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। फैट है तो लाइपेज आ जाएगा। ये सभी एंजाइम्स क्या करेंगे, हमारे खाने के अंदर मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और डाइजेशन कहाँ पर होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है और एब्जॉर्प्शन वहां पर ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया है वहां पर माइक्रोविलाई पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम पाया जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है खाने का। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। तो हम यही बता रहे थे कि जिस तरीके से हमारा माउथ और ये स्टमक क्या करता है बेटा, ग्रीडिंग कर रहा है चीजों को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा है, वैसे ही हमारा ये क्या होता है, कॉकरोच का रिजल्ट होता है। तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉकरोच को, थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी होती है, लेकिन बेसिस क्या है, वो सीलोम वाला बेसिस। ठीक, इसमें एक पॉइंट और लिखिए, ये जो कोनिकल पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, पॉइंटेड पार्ट, इस पॉइंटेड पार्ट को हम बोलते हैं आर्मेरियम। इस पॉइंटेड पार्ट को हम बोलते हैं आर्मेरियम।
इस जगह पर बेटा ये जो गिजर्ड और मिडगट है, गिजर्ड और मिडगट है, बात ध्यान से समझिएगा। स्टमक और ड्यूडेनम है, मैंने बताया स्टमक और ड्यूडेनम है, उन दोनों के बीच में एक वॉल्व पाया जा रहा है जिसको हम पाइलोरिक वॉल्व कह रहे हैं, है ना, जो कि बैक फ्लो को रोक रहा है। ठीक वैसे ही आप देखिए कि जब यहाँ पर ग्राइंडिंग हो जा रही है गिजर्ड में, तो अब ये छोटे पार्टिकल्स वापस ना जाने पाए, इसके लिए यहाँ पर गिजर्ड और मिडगट के बीच में एक वॉल्व मौजूद होता है, उस वॉल्व को हम बोलते हैं स्टोमोडियल वॉल्व। क्या बोलते हैं? स्टोमोडियल वॉल्व। स्टोमोडियल वॉल्व which prevents the backflow, and ये कहाँ मौजूद होगा बेटा? Between the gizzard and midgut, between the gizzard and midgut ये वॉल्व मौजूद होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमोडियल वॉल्व। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? मिडगट की बात करेंगे। मिडगट, ये मिडगट है आपका, ये आपका मिडगट है बेटा। इस मिडगट में देखिए ये इनर लाइनिंग है एपिथेलियम की, ये मिडगट की इनर लाइनिंग है एपिथेलियम की। ठीक है, और कौन सा एपिथेलियम है बेटा? ये आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऑब्वियस ही बात है, अगर ग्लैंडुलर पार्ट है तो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेगा ही करेगा। ठीक, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ रही है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बेटा पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये जो दिख रहा है बेटा ये है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और ये जो दिख रहा है ये है बेटा पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन। ये क्या है? पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन। इसको लिखिए। एक पॉइंट मेंशन करिए अपनी कॉपी में। Midgut is lined by peritrophic membrane, peritrophic membrane, which is extension of, which is extension of, which is extension of, which is extension of cuticle of gizzard, cuticle of gizzard, cuticle of gizzard. It prevents abrasion of glandular epithelium. It prevents abrasion of glandular epithelium. Abrasion, abrasion of glandular epithelium. Abrasion की spelling abrasion of glandular epithelium। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। This epithelium is permeable for, this epithelium is permeable for digestive enzyme, digestive enzyme, that is it secretes or releases digestive enzymes। ठीक है, अच्छा वो पॉइंट मेंशन करने की जरूरत तो है नहीं कि भाई आपके गिजर्ड और जो है इसके मिडगट के बीच में क्या पाया जा रहा है बेटा? ये देखिए, अरे ये आप देख रहे हो ना, ये हेपेटिक सी, क्या पाया जा रहा है बेटा? हेपेटिक सी पाया जा रहा है। कितने नंबर्स होते हैं इसके?
6 to 7 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चलिए आगे, पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन पढ़ रहा है। अगला है आपका हाइंड गट। क्या है? हाइंड गट। हाइंड का मतलब पीछे वाला। mainly concerned with absorption of water, ठीक है। and this opens out by the cloaca। आप जानते हैं क्लोएका क्या होता है? जैसे यहाँ पर मैंने रेक्टम मेंशन किया था ना, तो रेक्टम की जगह पर क्या होगा बेटा? वो क्लोएका होगा। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग, क्लोएका क्या होती है? एक कॉमन ओपनिंग होती है जो कि जेनिटल ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी पैसेज दोनों का एक साथ काम करती है। बर्ड्स में भी ये क्लोएका पाया जाता है। ये क्लोएका क्या है? एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि ये हमारा कॉकरोच किस टाइप का एनिमल है? अगर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बेसिस पर बात करें तो ये यूरियोटेलिक है, अमोनोटेलिक है या यूरिकोटेलिक है? यूरिकोटेलिक है ना। क्यों? ये क्या नहीं सीक्रेट करता है? एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर सकेगा, बिकॉज इसको एक्सक्रीटिव मटेरियल रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ या मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है ना। और ये वाटर कंजर्वेशन की तरफ भी ले जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं जो कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, वो वाटर कंजर्वेशन के लिए बड़े ही जो है फिजिबल होते हैं, फेवरेबल होते हैं, ठीक है ना। आप समझिए जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स के अंदर जो एक्सक्रीटिव मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा? यूरिक एसिड होता है ना। इसलिए हम उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। बर्ड्स के अंदर आपने देखा उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर ही नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अगर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर का भी कुछ अपना एक वेट होगा, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम कुछ होगा, ठीक है। आपने बर्ड्स को देखा है, बर्ड्स की बोन्स कैसी होती है? न्यूमेटिक होती है, खोखली बोन होती है। उसके जो फोर आर्म्स होते हैं उसमें किसमें मॉडिफाई होते हैं बेटा? विंग्स में मॉडिफाई होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ना, उसको एक फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए बनाती हैं, ताकि वो आसानी से उड़ सके, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। हाइंड गट के बारे में मैंने क्या बताया आपको? ये पॉइंट लिखिए, मेनली कंसर्न विद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ओपन्स आउट बाय द क्लोएका। और बेटा एट द जंक्शन ऑफ मिड गट और हाइंड गट, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर क्या मिलेगा हमें? बताइए। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या मिलेगा? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स मिलेगा। और ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की नंबरिंग कितनी होती है बेटा? 100 to 150। 100 to 150 जो है इसका नंबर्स होता है। 100 to 150 इसके नंबर्स होते हैं। और ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा सैलिवरी अपैरेटस के बारे में। शुरू में थोड़ा सा बताया था, बट एक बार फिर से मैं सोच रहा हूँ बता दूं। सैलिवरी अपैरेटस में, ये सैलिवरी अपैरेटस है। सैलिवरी अपैरेटस में 2 पोर्शंस होते हैं, मैंने बताया। दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इसका ग्लैंडुलर पार्ट। इसका क्या होता है बेटा? ग्लैंडुलर पार्ट। और दूसरा क्या होता है इसका? रिजर्वायर। रिजर्वायर, ठीक। अब इसका जो सलाइवा होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। सैलिवरी अपैरेटस से जो निकलेगा कंटेंट उसको हम बोलेंगे सलाइवा। और सलाइवा में क्या क्या होता है, कौन कौन से बेसिक एंजाइम्स होते हैं, हम जानते हैं कि एक तो अमाइलेज होगा जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। अमाइलेज क्या करेगा बेटा? स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। अब भाई कॉकरोच इंसान तो है, सिर्फ स्टार्च वाली चीजें ही खाएगा, जो मिलेगा वो खाएगा, ठीक है। कपड़े भी खा रहा है, घास भी खा रहा है, तो क्या होगा इससे? उसके अंदर कौन सा फाइबर होता है? कपड़ों के अंदर कौन सा फाइबर होगा? सेल्यूलोज फाइबर होगा ना भाई। क्या होगा? सेल्यूलोज फाइबर होगा। अंकुश ध्यान देना, क्या होगा? सेल्यूलोज फाइबर होगा। अगर कॉकरोच कॉकरोच अपने मरे हुए साथी को खा रहा है, उसका साथी अगर मर गया तो कॉकरोच उसको भी खा जाएगा,
तो कॉकरोच की बॉडी में मेनली क्या होता है, उसका जो स्केलेटन किसका बना हुआ होता है, काइटिन का बना होता है। मतलब काइटिन को भी डाइजेस्ट करने वाला भी एंजाइम उसके सलाइवा में मौजूद होना चाहिए, है ना। तो क्या आप मेंशन कर लेंगे, एमाइलेज भी पाया जाएगा, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेल्यूलेज होगा, काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला काइटिनेज होगा। मैं ऐसे बैठा हुआ था क्लास में, त्रिपाठी में पढ़ा रहे थे और मेरी आदत है बचपन से ही ऐसे नेल्स को काटता हूँ, ठीक है। बोले मसूद हमारे अंदर तो इवोल्यूशन हो गया। नहीं सर मैं तो ऐसा ही। बोले नहीं हो गया इवोल्यूशन, तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल में काइटिनेज एंजाइम भी डेवलप हो चुका है। तो कैसा सटायर मारते हैं, अब तो काइटिनेज एंजाइम भी बन रहा है। वो कैसे, बोले तुम अपने नेल्स खा रहे हो ना, तो डाइजेस्ट हो जाता होगा सब जाके अंदर। तो भाई उनको देख के फिर मैं थोड़ा सा रुक गया, बट आज नेल कटर नहीं। अच्छा बस सही बात है, मैंने लास्ट टाइम कभी यूज किया। हो गया बेटा। तो सेलेब्री एपरेटस से क्या निकला था, हमने क्या बताया था बेटा, इफेरेंट डक्ट निकला था, है ना, जो क्या कहाँ को लेकर जा रहा था बेटा, हाइपोफेरिंक्स को लेकर। इट्स ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब हम बात करते हैं किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बड़ी सिंपल सी बात है, सुन लीजिए। कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और ये ट्रैकियल सिस्टम जो होता है ये स्पाइरेकल्स के थ्रू परफॉर्म होता है। स्पाइरेकल जो होती है बॉडी के बाहर लेटरल साइड पर ये ओपनिंग्स होती हैं जहां से एयर अंदर आती है। और ये स्पाइरेकल्स कितने होते हैं बेटा, 10 पेयर्स में होते हैं। 2 पेयर कहाँ पर होता है, इसके थोरैसिक रीजन पर होता है। बाकी के जितने होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, एब्डोमिनल रीजन पर होते हैं, ठीक है। एक प्रोथोरेसिक और मिजोथोरेसिक जंक्शन पर होता है, और ठीक, और एक मिजो और मेटा के जंक्शन पर होता है, ठीक है। मेटा और एब्डोमेन के जंक्शन पर होता है। इस तरीके से मैं बताऊंगा आगे। एयर अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद ट्रेकिया के थ्रू कहाँ पर पहुंचेगा, टिश्यूज को पहुंचेगा और वहां पर एयर एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर एयर एक्सचेंज के लिए किसी भी पिगमेंट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, किसी भी पिगमेंट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। जैसे जैसे अर्थवर्म के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, बताओ मोहिनी। कभी अर्थवर्म को तोड़ा है, पकड़ा है, काटा है? हमने तो मछली मारी है, मुझे पता है। अर्थवर्म तो जब आप तोड़ोगे तो उसके अंदर से रेड ब्लड निकलेगा, और रेड ब्लड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और एक टाइप का और पिगमेंट होता है जिसको हम एरिथ्रोक्लोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोक्लोरिन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कॉकरोच में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि इसका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये क्या होता है बेटा, पिगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, पहली चीज, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसकी जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया की जो इनर लाइनिंग होती है या उसके अंदर जो जो ट्रैकिया की ट्यूब होती है वो स्पाइरली अरेंज्ड इससे बनी होती है बेटा, टिनिडी नाम की जो है एक स्पाइरल से बनी होती है, जिसकी वजह से कॉकरोच का जो ट्रैकिया होता है नॉन कोलैप्सिबल होता है। पूछा जाता है कि ह्यूमन के ट्रैकिया में और कॉकरोच के ट्रैकिया में क्या समानताएं पाई जाती है। तो पहली समानता ये है कि इनके अंदर ये दोनों ही नॉन कोलैप्सिबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ड्रिंक्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे हम अपने तुम्हारे ट्रैकिया की बात करें, हमारे ट्रैकिया क्या नॉन कोलैप्सिबल है, आगे की तरफ से कंप्लीट है, पीछे की तरफ से क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसकी वजह से इसके अंदर आसानी से मूवमेंट हो पाता है ना। देखा है कभी ट्रैकिया रियल में, कभी ट्रैकिया देखा है, नहीं देखा है, हम लोगों ने देखा है। बकरे की ट्रैकिया देखी है, लंग्स देखा है, ठीक है। बचपन की बात है, मैं छोटा सा था, हमारे यहाँ होती है ना, तो उसके लंग्स को लेकर के हमसे तो उसका लंग्स से पड़ा, डर वो नहीं रहता है। जब आप डॉक्टर बनोगे, जब आप एमबीबीएस करने जाओगे, रमा के हाथ में किसी का हार्ट दे दिया जाएगा,
अंकित के हाथ में किसी का पैर दे दिया जाएगा, इस अंकित के हाथ में किसी का ब्रेन दे दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ में मसल्स दे दी जाएगी, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स दे दिए जाएंगे और फिर इसको करेंगे, आप इसको डाइसेक्ट करिए, अब इसमें बताइए कौन सी चीज कहाँ पर है। उस वक्त आपको डर नहीं लगना चाहिए। इंसान ऐसे लेटा हुआ होगा, मरा हुआ, बॉडी पूरी खुली हुई होगी, बेहोश होकर कुछ लोग गिर जाएंगे, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इतनी सी बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बेटा, ये ट्रैकियल सिस्टम कहलाता है। इसका पहला चीज ये है हमारा ट्रैकियल सिस्टम। अब ये ट्रैकियल सिस्टम किसके थ्रू ऑपरेट होता है बेटा? स्पाइरिकल के थ्रू ऑपरेट होता है। किसके थ्रू ऑपरेट होगा बेटा? स्पाइरिकल्स के थ्रू ऑपरेट होगा। और ये जो स्पाइरिकल होते हैं बेटा, ये मौजूद होते हैं बॉडी के लेटरल साइड पर, लेटरल साइड पर मौजूद होंगे, प्रेजेंट एट द लेटरल साइड्स। और ये स्पाइरिकल्स आपके 10 पेयर्स होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। 2 पेयर अलग होगा, 2 पेयर अलग होगा और 8 पेयर अलग होगा। ये 2 पेयर जो है बेटा, ये थोरेसिक रीजन में है और 8 पेयर कहाँ पर है? एब्डोमिनल रीजन में है। 8 पेयर कैसा है? एब्डोमिनल है, ठीक है। पहला जो पेयर है, ठीक है, फर्स्ट पेयर कहाँ पर मौजूद है बेटा? लिख लीजिएगा, फर्स्ट पेयर एट प्रोथोरेसिक एंड मेसोथोरेसिक जंक्शन पर कहाँ पर मौजूद है? प्रो एंड मेसोथोरेसिक जंक्शन पर। प्रोथोरेसिक एंड मेसोथोरेसिक जंक्शन पर। और जो सेकंड पेयर है, ये हम बात करें इसकी, ठीक है। जो सेकंड पेयर है वो बेटा है मीजो और मेटा के जंक्शन पर, मेटाथोरेसिक जंक्शन पर। क्वेश्चन दे दीजिए। ठीक है, आ रहा हूँ, ठीक है। एब्डोमिनल पार्ट की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, पहला पेयर और थर्ड पेयर ये ऑलवेज ओपन रहता है। पहला पेयर का मतलब थोरेसिक वाला हो गया और थर्ड पेयर का मतलब एब्डोमिनल पेयर हो गया। इसको ट्विस्ट करके पूछ लेगा आपसे, ठीक है, कि एब्डोमिनल पेयर वाला कौन सा ओपन होगा? तो एब्डोमिनल में पहला वाला हो गया, थोरेसिक का पहला वाला हो गया, और थॉरोली पूछेगा तो पहला और तीसरा बोल देगा, पहला और तीसरा बोल देगा, है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर आर ऑलवेज ओपन, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर आर ऑलवेज ओपन। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा एनसीईआरटी आप अच्छे से रीड कर लीजिए, मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या मामला है।